पिछले भाग में आपने देखा कि 15 साल बाद लुओ परिवार का खोया हुआ बेटा आखिरकार अपने घर लौट आया था। परिवार ने उसे देखते ही अपना लिया और बताया कि इन 15 सालों में उन्होंने उसे कभी भुलाया ही नहीं। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। जैसे ही हमारी गाड़ी पुरानी हवेली के अंदर पहुंची, मैंने देखा कि मुख्य इमारत के बाहर पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था। लगभग सभी लोग आ चुके थे। पीछे नौकर चाकर भी कतार में खड़े थे। इतने लोगों को सिर्फ मेरा इंतजार करते देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। घबराना मत, सब लोग तुमसे मिलने के लिए ही आए हैं। बस सबसे छोटी बहन स्कूल में है, वो बाद में आएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा। माँ, चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही मैं कार से उतरा, दो बुजुर्ग महिलाएं दौड़ती हुई मेरी तरफ आईं और मुझे कसकर गले लगा लिया। श्याओचेन, हमारा श्याओचेन! मैंने दादी और नानी दोनों को गले लगाया। वे भावुक होकर बोलीं, बेटा, इन सालों में तुमने कितनी तकलीफें झेली होंगी। देखो कितने दुबले हो गए हों। तभी दादाजी हंसते हुए बोले, अरे बस भी करो, मुझे भी तो अपने पोते को गले लगाने दो। दादी ने तुरंत उन्हें घूर कर देखा। सब हंस पड़े। इसके बाद मैंने एक एक करके पूरे परिवार से मुलाकात की। दादाजी, नानी, चाचा चाची, मामा मामी और सभी बहनों से। हर चेहरे पर सिर्फ खुशी थी। दादाजी ने गर्व से कहा, देखा, सबसे पहले इतने मुझे ही दादाजी कहा। कुछ देर बाद सब लोग हॉल में बैठ गए। चाची मेरे लिए मेरी पसंद का ऑस्मंथस केक और जिंजर मिल्क डेजर्ट लेकर आईं। उन्होंने प्यार से कहा, श्याओचेन, बचपन में तुम्हें ये बहुत पसंद था, छक्कर बताओ कैसा बना है। मैंने एक कौर खाया और मुस्कुराया। बहुत स्वादिष्ट है चाची, धन्यवाद। तभी दादाजी ने सबकी तरफ देखा। आज सबको बुलाने की एक और वजह भी है। हम श्याओचेन के घर लौटने की खुशी में एक भव्य समारोह करेंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि हमारा पोता वापस आ गया है। दादी ने तुरंत मेज पर हाथ मारा। बिल्कुल ऐसा समारोह होना चाहिए, कोई हमारे घर के पोते को कम न समझे। सबने मुस्कुराकर उनकी बात का समर्थन किया। कुछ देर बाद दादाजी मुझे अपने स्टडी रूम में ले गए। उन्होंने दराज खोली और एक फाइल मेरे सामने रख दी। मैंने खोलकर देखा। वह लू ग्रुप के 15% शेयर और उनकी निजी संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफर करने के दस्तावेज थे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। दादाजी, मैं ये नहीं ले सकता, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। दादाजी ने जानबूझकर नाराज होने का नाटक किया। क्यों, क्या तुम्हें अपने दादाजी का दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं? मैं उनकी बात टाल नहीं पाया। आखिरकार मैंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। दादाजी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, श्याओचेन, शतरंज खेलना आता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। थोड़ा बहुत। दादाजी ने तुरंत शतरंज की बिसात निकाल ली। अच्छा, तो फिर आओ, जब तक बाकी लोग बातें कर रहे हैं एक बाजी हो जाए। मैंने दादाजी को शतरंज की बिसात के पास बैठाया, फिर मुस्कुराकर पहली चाल चलने का इशारा किया। दादाजी ने मोहरा उठाते हुए कहा, आशु ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसलिए सबको मना किया था कि कोई भी तुमसे अतीत के बारे में सवाल नहीं करेगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। चाहे तुम्हें सच में कुछ याद ना हो या तुम बताना ना चाहते हो, दादाजी कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, इन सालों में तुम ठीक तो थे? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर एक चाल चलते हुए बोला, हाँ, सब ठीक था। जो बीत गया उसे जाने दीजिए। दादाजी मुस्कुराए। सही कहा, अब तुम्हारे आगे सिर्फ अच्छा समय है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरा लुओ और सू परिवार खड़ा है। जो करना चाहो बेझिझक करना। मेरे दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। धन्यवाद दादाजी। दादाजी हंस पड़े। अपने दादाजी को धन्यवाद किस बात का? अगर कभी कोई परेशानी आए तो सीधे मेरे पास आना, मेरे पोते को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने थोड़ा झिझक कर पूछा, दादाजी, सोंगशी कंस्ट्रक्शन के बारे में आप कितना जानते हैं? दादाजी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। सोंगशी पहले जियांग परिवार की कंपनी थी। उन्होंने गहरी सांस ली। सोंगहान बहुत लालची आदमी था। जियांग परिवार की इकलौती बेटी से शादी करके घर जमाई बना, लेकिन उसके सास ससुर की मौत होते ही कंपनी पर कब्जा कर लिया। फिर अपनी रखैल और उसके दोनों बच्चों को घर ले आया। सुना तो ये भी था कि उसका नाजायज बेटा जियांग परिवार के बेटे से कुछ महीने बड़ा था। उसके बाद एक दिन खबर आई कि जियांग परिवार के दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। मुझे हमेशा लगा कि इसके पीछे उसी औरत और सोंगहान का हाथ था। इतना कहते कहते दादाजी अचानक रुक गए। उनकी आंखें फैल गईं। रुको, वो दोनों बच्चे भी उसी साल गायब हुए थे जिस साल तुम हुए थे। और उसी दिन, मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ, उन्हें बेहोश करके गाड़ी में नीचे लिटा दिया गया था, इसलिए सीसीटीवी में दिखाई नहीं दिए। दादाजी की आवाज कांप गई। तो तुम भी इस मामले में फंस गए थे? मैंने सिर हिलाया। उस दिन मैंने उस औरत को बच्चों की तस्करी करते देख लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे भी अगवा कर लिया। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं लुओ परिवार का बेटा हूं। दादाजी गुस्से से मेज पर हाथ मारकर खड़े हो गए। एक नीच आदमी और उसकी रखैल, आज ही उन्हें बर्बाद कर देता हूं। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। दादाजी, गुस्सा मत कीजिए, ये काम मैं खुद करना चाहता हूं। मेरे पास सारे सबूत हैं, बस सही समय का इंतजार है। दादाजी बोले, इंतजार किस बात का? ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए भी कोई शुभ मुहूर्त होता है? मैं मुस्कुराया। सोंगशी को खत्म करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जियांग परिवार की पूरी संपत्ति उसके असली मालिकों को लौटाना जरूरी है। दादाजी धीरे धीरे शांत हुए। उन्होंने पूछा, जियांग परिवार के दोनों बच्चे कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, जियांग जिरो अभी प्लूटो संभाल रही है। कुछ पल रुककर मैंने कहा, और उसका बड़ा भाई यिंगचेन 9 साल पहले हम सबको बचाते हुए अपनी जान दे चुका है। मैंने उससे वादा किया था कि जियांग परिवार का हक उन्हें वापस दिलाऊंगा।
इसलिए ये काम मुझे और जीरो को ही पूरा करना होगा। दादाजी ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो हमारा लुओ परिवार उनका कर्जदार है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ऐसा मत कहिए, ये हमारा अपना वादा है, इसे हमें ही पूरा करना होगा। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। ठीक है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, लेकिन अपना प्लान तो बताओ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पिछले हफ्ते सोंगशी ने एक बड़ा विदेशी ऑर्डर साइन किया है। उसी के भरोसे उन्होंने अपनी संपत्तियां बेचनी शुरू कर दी हैं। बाकी लोगों के गैर कानूनी कामों के भी पूरे सबूत मेरे पास हैं। इस बार कोई भी जेल जाने से नहीं बचेगा। दादाजी जोर से हंस पड़े। हा 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 हा, तुम तो पूरे लोमड़ी निकले। फिर मुस्कुराकर बोले, क्यों ना तुम्हारी वेलकम पार्टी वाले दिन ही उनका असली चेहरा सबके सामने बेनकाब कर दिया जाए। मैं थोड़ा चौंक गया। लेकिन दादाजी, इससे दादी और माँ की सारी तैयारियां खराब हो जाएंगी। दादाजी ने आत्मविश्वास से कहा, लुओ परिवार इतना कमजोर नहीं है। हम सब एक परिवार हैं। उसी दिन सबूत भी सामने आएंगे और उनका अंत भी। कोई हमारे परिवार पर उंगली नहीं उठा पाएगा। याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दादाजी की बात सुनकर मेरी आंखें अनायास ही भर आईं। यिंगचेन की मौत के बाद मैंने कभी एक आंसू तक नहीं बहाया था, लेकिन घर लौटने के बाद पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगने लगा था कि अब मैं सचमुच अकेला नहीं रहा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, सच कहूं तो जब तुम छोटे थे तुम्हारी दादी चाहती थी कि एक दिन पूरा लुओ परिवार तुम्हारे हवाले कर दें। उन्होंने हल्की हंसी के साथ आगे कहा, लेकिन मुझे लगा कि हमारा छोटा राजकुमार इन झंझटों के लिए नहीं बना। इसलिए मैंने तुम्हारी बड़ी बहनों को बिजनेस सिखाना शुरू किया। उन्होंने सब समझने का नाटक तो किया, लेकिन आखिर में तुम्हारे चाचा को आगे आना पड़ा। उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन अब लगता है कि वो भी तुम्हारे सामने फीके पड़ जाते हैं। मैं मुस्कुराया। दादाजी, अगर आप बातें करते रहे तो शतरंज हार जाएंगे। उन्होंने तुरंत बिसात की तरफ देखा। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ही चालों में उनके सफेद मोहरे मेरे काले मोहरों से पूरी तरह घिर चुके थे। मेरी आखिरी चाल ने पूरा खेल पलट दिया था। कुछ पल पहले जो मोहरे जीतते हुए लग रहे थे, अब किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल रहे थे। दादाजी अचानक उठ खड़े हुए। ठीक है, ये खेल यहीं खत्म। मुझे भूख लग गई है, चलो नीचे खाना खाते हैं। मैं उनकी आंखों में छिपी हैरानी साफ देख सकता था। शायद वह सोच रहे थे, शतरंज बिल्कुल जिंदगी की तरह है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। दादाजी, अगली बार आपको जीतने दूंगा। उन्होंने तुरंत मुंह बना लिया। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैं बस एक गलत चाल चल बैठा था। मैं हंस पड़ा। ठीक है, मान लिया, आज मेरी किस्मत अच्छी थी। हम दोनों स्टडी रूम से बाहर निकले। तभी सामने चाचा सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दिए। दादाजी हंसते हुए बोले, चलो नीचे चलते हैं। दोनों आगे बढ़ गए। पीछे खड़े चाचा बस हमें जाते हुए देखते रह गए। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद बड़ी बहनों को अपने अपने काम पर लौटना पड़ा। घर के बड़े भी आराम करने चले गए। अब लिविंग रूम में सिर्फ हम तीनों भाई बहन बचे थे। अचानक दूसरी बहन उछलकर खड़ी हो गई। चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैं और तीसरी बहन एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने एक साथ सिर हिला दिया। नहीं, दूसरी बहन ने नाटक करते हुए कहा। क्या मतलब नहीं? अगर मैं ऐसे ही घर में बंद रही तो सच में सड़ जाऊंगी। तीसरी बहन मुस्कुराई। तुम्हारे साथ बाहर जाने का मतलब है हर 5 मिनट में सिक्योरिटी कैमरों में कैद होना? दूसरी बहन ने माथा पकड़ लिया। ठीक है, मैं भेष बदल लूंगी। अब तो चलोगे? फिर उसने मेरी तरफ उम्मीद से देखा। श्याओ चेन प्लीज। मैं आखिरकार मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलते हैं। हम तीनों हुइशिन पहुंच गए। अंदर जाने से पहले दूसरी बहन ने मास्क, टोपी और चश्मा पहन लिया। उसे देखकर लग रहा था मानो कोई मम्मी घूम रही हो। लॉबी मैनेजर उसे देखते ही हंस पड़ा। उसे उसकी ये हरकतें पहले से पता थीं। दूसरी बहन बोली, आज सिर्फ हम 3 लोग हैं, बाकी सब आप देख लीजिए, लेकिन शराब मत भेजिए। इसी बीच मैं और तीसरी बहन भी अंदर आ गए। मैनेजर ने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। यंग मास्टर लू, आपका स्वागत है। मैं बस हल्का सा सिर हिलाकर लिफ्ट में चढ़ गया। अब प्राइवेट रूम में पहुंचते ही दूसरी बहन ने सबसे पहले माइक उठा लिया। श्याओचेन, क्या तुमने कभी अपनी दूसरी बहन को गाते हुए सुना है? आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊंगी। तीसरी बहन ने घबराकर सिर हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद कमरे में उसकी ऊंची आवाज गूंजने लगी। तीसरी बहन ने तुरंत टिश्यू निकाला, एक अपने कान में लगाया और दूसरा मेरी तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों ने बेबसी से एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपने अपने कान बंद कर ली। गाना खत्म होते ही दूसरी बहन गर्व से हमारी तरफ मुड़ी। कैसा लगा? अच्छा गाया ना? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा था। फिर धीरे से बोला, लेकिन अगली बार मत गाना। वह मुंह फुलाकर बोली, अच्छा तो अगली बार तुम्हें जेचाओ के गाने सुनाऊंगी। मैंने जल्दी से बात बदल दी। नहीं, मुझे बस डर था कि बगल वाले लोग हमारी खुशी सुनकर परेशान न हो जाए। दूसरी बहन बेफिक्र होकर हंसी। चिंता मत करो, यहाँ की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी और खड़ा हो गया। मैं बाहर जाकर कॉल रिसीव करता हूँ। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद होने से पहले मुझे अंदर से तीसरी बहन की धीमी धीमी शिकायतें सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं बाहर आया, अंदर से दूसरी बहन की आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। तीसरी बहन उसे डांट रही थी, लेकिन दूसरी बहन मानने वालों में से नहीं थी। मैं मुस्कुराते हुए फोन उठाने लगा। दूसरी तरफ की बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हें खबर तो जल्दी मिल जाती है। कुछ देर बात करने के बाद मैंने कहा, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, शायद मेरे वेलकम बैंक्वेट के बाद मिलते हैं। तारीख अभी तय नहीं हुई है, तय होते ही निमंत्रण भेज दूंगा। फिर हंसकर बोला, लेकिन तुम मत आना। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी।
मैं वापस प्राइवेट रूम की तरफ लौट ही रहा था कि सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक नशे में धुत आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में गंदी चमक आ गई। वह मुस्कुराया। अरे, इतना खूबसूरत लड़का कहां से आ गया? चलो, मेरे साथ चलो। इतना कहकर उसने मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचने से पहले ही मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मैंने बिना कुछ बोले ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ पल बाद वह फिर अकड़ गया। जानते हो मैं कौन हूं? मैं झांग मिंग हूं, शिंग्यू एंटरटेनमेंट का जनरल मैनेजर। अगर मेरा मूड अच्छा हो गया तो तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टार बना दूंगा। मैं हल्का सा हंसा। लगता है तुम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। उसे लगा कि मैं डर गया हूं। वह और पास आने लगा। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए उसकी गर्दन पकड़कर जोर से दीवार पर दे मारा। धड़ाम! वह दर्द से चीख उठा, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं। एक के बाद एक मैंने उसे कई बार दीवार से दे मारा। कुछ ही सेकंड में उसकी सारी अकड़ निकल गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। यंग मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसके सामने झुक गया। उसके कॉलर से धूल झाड़ते हुए बोला, काफी तमाशा देख लिया। तभी मेरे पीछे से एक शांत और बेहद आकर्षक महिला की आवाज सुनाई दी। छोटे बच्चे। मैंने मुड़कर देखा। करीब 25 साल की एक बेहद खूबसूरत महिला वहां खड़ी थी। लंबे लहराते बाल, तीखी लेकिन मोहक आंखें और हाथ में काली प्रार्थना की माला। सच कहूं, वह बिल्कुल मेरे पसंद के हिसाब से थी। मैं तुरंत समझ गया। गुशिवान। उसे देखकर मुझे दूसरी बहन की बातें याद आ गईं। गुशिवान ने जमीन पर पड़े झांग मिंग की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। अगली बार ऐसे लोगों को हाथ मत लगाना, बहुत गंदे होते हैं। मैंने रुमाल नहीं लिया। वह हल्का सा मुस्कुराई, फिर अपना फोन निकाला और सिर्फ एक कॉल किया। आज से झांग मिंग शिंग्यू एंटरटेनमेंट से बर्खास्त है। जो भी उसे नौकरी देगा वह गु परिवार और लुओ परिवार दोनों का दुश्मन माना जाएगा। मैं मुस्कुराया। तुम मुझे जानती हो? वह मेरी तरफ देखते हुए बोली। मेरा नाम गुशिवान है। मैं हंस पड़ा। मैंने नाम नहीं पूछा था। गुशिवान ने फिर वही रुमाल मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने फिर भी हाथ नहीं बढ़ाया। इस बार उसने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी हर उंगली को बड़ी सावधानी से साफ करने लगी। कुछ पल तक उसकी नजर मेरे हाथों पर ही टिकी रही। उधर जमीन पर पड़ा झांग मिंग कांपती आवाज में बोला, यंग मास्टर लुओ, मुझसे गलती हो गई, कृपया इस बार माफ कर दीजिए। मैं कुछ बोलता उसे पहले ही धड़ाम! गुशिवान ने उसे जोरदार लात मार दी। चुप रहो! झांग मिंग दर्द से कराहता हुआ वहीं पड़ा रह गया। एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। अब तो साफ हो गया होगा। गुशिवान कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गलियारे में तीसरी बहन लो युन्याओ की आवाज गूंज उठी। श्याओचेन! तभी तीसरी बहन की आवाज आई। श्याओचेन, तुम अभी तक बाहर क्या कर रहे हो? मैं उसकी तरफ बढ़ गया। कुछ नहीं, बस एक आदमी किसी को परेशान कर रहा था। उसे समझा रहा था कि ऐसा करना गलत है। मेरी बात सुनकर गुशिवान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तीसरी बहन ने जैसे ही उनका चेहरा देखा, वह तुरंत चौंक गई। बहन गु फिर जल्दी से बोली, अगर मेरे भाई से कोई गलतफहमी हुई हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूं। गुशिवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, असल में मैंने ही उसे डरा दिया था। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, अगर माफी स्वीकार करनी है तो आज रात मेरे साथ डिनर कर लीजिए। तीसरी बहन ने तुरंत मुझे अपने पीछे कर लिया। नहीं बहन गु, आज हमें छोटे कोंग को स्कूल से लेना है। उसके बाद पूरे परिवार के साथ पुराने घर में डिनर भी है। गुशिवान के चेहरे पर हल्की सी निराशा दिखाई दी। ठीक है, फिर कभी सही। तीसरी बहन बिना और कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। मैंने पीछे मुड़कर गुशिवान की तरफ देखा, मुस्कुराया और शरारत से उन्हें आंख मार दी। हमारे जाते ही गुशिवान का चेहरा फिर से शांत हो गया। उन्होंने जमीन पर पड़े झांग मिंग की तरफ देखा। सिक्योरिटी गार्ड उसे तुरंत घसीटकर बाहर ले गए। गुशिवान ने हाथ में पकड़ा रुमाल देखा, मानो किसी गहरी सोच में हो, फिर बिना कुछ बोले अपने ऑफिस की तरफ चली गईं। उधर ऑफिस में कागजों के ढेर के बीच बैठी चू मोक्सवान उन्हें देखते ही रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, दीदी, आखिर आप वापस आ ही गईं। एक सिगरेट पीने में 1 घंटा कौन लगाता है? लेकिन गुशिवान ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सोफे पर बैठते ही उन्होंने पूछा, तुम्हारी छोटी बहन स्कूल से कितने बजे छुट्टी करती है? चू मोक्सवान चौंक गई। मुझे पता नहीं। गुशिवान ने फिर पूछा, आज उसे लेने कौन जाएगा? घर का ड्राइवर। इतना सुनते ही गुशिवान ने शांत स्वर में कहा, आज तुम खुद जाकर उसे ले आओ। चू मोक्सवान कुछ समझ नहीं पाई। फिर भी उसने तुरंत ड्राइवर को फोन किया, छुट्टी का समय पूछा और खुद स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। गुशिवान भी उठ खड़ी हुई। चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। अब चू मोक्सवान पूरी तरह हैरान थी। दीदी, आप भी? लेकिन गुशिवान बिना जवाब दिए बाहर निकल गई। इधर मैं वापस प्राइवेट रूम में पहुंचा। तीसरी बहन ने तुरंत गंभीर होकर कहा, श्याओचेन, अगर आगे कभी बहन गु से मिलो तो उनसे थोड़ा दूर रहना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? तभी दूसरी बहन भी हमारी बात सुनकर पास आ गई। वो बोली, हाँ, तीसरी बहन सही कह रही है। बहन गु बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। उन्हें लड़कों का ज्यादा करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं। वो बहुत रिजर्व रहती हैं और अजनबी मर्द उनसे 1 मीटर के अंदर भी नहीं आ सकते। अगर कोई जबरदस्ती करे, दूसरी बहन मुस्कुराई, तो परेशानी उसी की होती है। मैंने आज्ञाकारी बनने का नाटक करते हुए सिर हिला दिया। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन मैंने अपनी नजरें नीचे कर लीं ताकि मेरी आंखों में छिपी उत्सुकता कोई पढ़ न सके। मर्दों से डरती है? नहीं, आज जो मैंने देखा वह लू बहनों की बातों से बिल्कुल अलग था। मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ चुकी थी।
कुछ देर बाद दूसरी बहन खड़ी हुई, मास्क, चश्मा और टोपी पहनकर बोली, चलो छोटे कोंग को स्कूल से लेने का समय हो गया। मैं और तीसरी बहन उसे देखकर बस एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वह फिर किसी मम्मी जैसी लग रही थी। दूसरी बहन बोली, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो, चलो भी। हम दोनों बेबस होकर उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद हम हुआन्यांग मिडिल स्कूल पहुंच गए। ये शहर के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों में से एक था। यहाँ सिर्फ दो तरह के छात्र पढ़ते थे, या तो पढ़ाई में बेहद तेज या फिर पढ़ाई के साथ साथ बेहद अमीर। लेकिन अगर अंक अच्छे न हो तो पैसा भी यहाँ किसी काम नहीं आता, क्योंकि इस स्कूल को फंड करने वाला परिवार गु परिवार था। उसी समय स्कूल के बाहर कार में बैठी चू मोक्सुआन ने पीछे मुड़कर गु शिवान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आज सूरज कहाँ से निकला है, यकीन नहीं होता आप सच में किसी छात्र को लेने खुद आई हैं। गु शिवान कार की खिड़की से बाहर देख रही थीं। सामने खड़ी लुओ परिवार की गाड़ी देखते ही उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो तुम लोग भी शियाओ कोंग को लेने आए हो। उधर हमारी कार के अंदर दूसरी और तीसरी बहन अब भी बहस किए जा रही थीं कि गाड़ी से उतरकर बच्चे को कौन लेगा। मैंने दोनों की तरफ देखा और हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बस अब एक शब्द भी नहीं। दोनों तुरंत चुप हो गईं। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूं। तुम दोनों में से कोई भी गाड़ी से नहीं उतरेगा। मैंने दरवाजा खोला और स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गया। मेरे जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। दूसरी बहन ने धीरे से कहा, तीसरी बहन तुम्हें नहीं लगता कि अभी शियाओ चेन का अंदाज थोड़ा डरावना था? एक पल के लिए तो लगा जैसे बड़ी बहन बोल रही हो। तीसरी बहन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे तो पापा की याद आ गई। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहीं। उसी समय गुशिवान भी अपनी कार से उतर गईं। चू मोक्सुआन घबराकर उनके पीछे दौड़ी। दीदी मेरा इंतजार तो कीजिए। कुछ ही देर में गुशिवान मेरे पास आ पहुंची। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कितना अच्छा संयोग है, हम फिर मिल गए। मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे लगा शायद आप मुझसे हिसाब बराबर करने आई हैं। उन्होंने सिर हिलाया। ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो अपनी छोटी बहन को लेने आई हूं। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, और हाँ तुम्हें भी देखना था। उनकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा। पीछे खड़ी चू मोक्सुआन हम दोनों को देखकर हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, ये दोनों इतनी जल्दी इतने करीब कब हो गए। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं भी यही हूं। मेरा नाम चू मोक्सुआन है। मैं शियाओ कोंग की कजिन हूं। बचपन में तुम मुझे दीदी कहा करते थे। मैंने मजाक में कहा, मैं भी तो शियाओ कोंग का कजिन हूं, तो मुझे भैया क्यों नहीं बुलाती। चू मोक्सुआन मुंह फुलाकर चुप हो गई। मेरी बात सुनकर गु शिवान जोर से हंस पड़ी। मैं कुछ पल के लिए उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, तुम्हें। वह एक कदम और करीब आ गई। मैं सच में इतनी सुंदर हूं? मैंने सिर हिलाया। हाँ। कुछ पल दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थीं। गुशिवान ने धीरे से कहा, आज रात मेरे साथ डिनर चलोगे? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज नहीं, लेकिन किसी और दिन जरूर। फिर मैंने कहा, पहले अपना नंबर दे दो। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अपना नंबर सेव किया और मजाक में उनका नाम बदलकर लिख दिया, बेबी। उन्होंने स्क्रीन पर नजर डाली, फिर मुझे देखकर हल्के से वही शब्द दोहराया, बेबी। उनकी आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। मैंने हंसते हुए कहा, निकनेम बदलना मत, वरना पिटाई होगी। गुशिवान मुस्कुराई, नहीं बदलूंगी। तभी टन 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 स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। मुख्य गेट खुला और सैकड़ों छात्र बाहर निकलने लगे। भीड़ के बीच हल्के भूरे बालों वाली एक लड़की तेजी से बाहर आई। उसे देखते ही चू मोक्सुआन दौड़कर उसके पास पहुंची। अरे छोटी, जरा रुक तो सही। लड़की ने बिना रुके उसका हाथ झटक दिया। इतनी जल्दी किस बात की? चू मोक्सुआन हंसते हुए बोली, आज ड्राइवर नहीं आया, मेरी गाड़ी से चलो। लेकिन लड़की ने सपाट चेहरे के साथ जवाब दिया, जरूरत नहीं, आज मेरा भाई मुझे लेने आया है और हम सीधे पुराने घर जा रहे हैं। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी संतुष्टि की मुस्कान दिखाई दी। असल में लू युनकॉन को मेरे बारे में ज्यादा याद नहीं था। जब मेरा अपहरण हुआ तब वह सिर्फ 2 साल की थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई परिवार ने उसे हमेशा मेरे बारे में बताया। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि उसका एक बड़ा भाई है और अगर वह कभी वापस आए तो उसे सबसे ज्यादा प्यार उसी को देना। घर में आज भी मेरी बचपन की तस्वीरें लगी हुई थीं। इतना ही नहीं, हर साल मेरा जन्मदिन भी मनाया जाता था, भले ही मैं वहां मौजूद नहीं होता था। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उधर स्कूल के गेट से छात्र बाहर निकलने लगे। भीड़ के बीच लुओ युनकॉन की नजर मुझ पर पड़ी। वह एक पल के लिए वहीं रुक गई, फिर अचानक पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ पड़ी। आते ही मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कांपती आवाज में उसने कहा, भैया आखिरकार आप वापस आ गए। अब हमें आपका जन्मदिन आपके बिना नहीं मनाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। तो वे सच में हर साल मेरा जन्मदिन मनाते थे? मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, अब मैं वापस आ गया हूं। आज के बाद हर जन्मदिन हम साथ मनाएंगे। लुओ युनकॉन्ग ने तुरंत अपनी छोटी उंगली मेरी तरफ बढ़ा दी। पक्का? मैंने भी अपनी उंगली उससे मिला दी। पक्का। पास खड़ी गुशिवान ये पूरा नजारा चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों में भी हल्की सी नरमी उतर आई। वहीं चू मोक्सुआन के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी।
लुओ युनकॉन्ग ने अचानक गु शिवान की तरफ देखा। बहन गु, आप भी यहाँ? फिर चू मोक्सवान की तरफ देखकर बोली, और दीदी, आपकी आवाज को क्या हो गया? चू मोक्सवान ने झेंपते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब? सब लोग हंस पड़े। मैंने लुओ युनकॉन्ग का हाथ पकड़ा, फिर गु शिवान की तरफ देखकर कहा, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं लुओ युनकॉन्ग को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गुशिवान देर तक बस मुझे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद हम पुराने लुओ परिवार के घर पहुंच गए। मैंने अपने साथ लाया हुआ बड़ा गिफ्ट बॉक्स लू युनकॉन को दे दिया। डिब्बा खोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर तरह तरह के दुर्लभ और महंगे केक रखे थे। असल में ये सारे केक जियांग जिरुओ ने भेजे थे। लुओ युनकॉन्ग की खुशी देखकर मैं कुछ भी नहीं कह पाया, बस मुस्कुरा दिया। मैंने अपना फोन निकाला और जियांग जिरुओ को 50 मिलियन चिकित्सा खर्च के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। कुछ ही सेकंड बाद उसका मैसेज आ गया, भाई लुओ, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया? अगर मुझसे गलती हुई है तो कम से कम बता तो दो, मुझे यूं डराओ मत। मैं हंस पड़ा। फिर उसे सिर्फ एक मैसेज भेजा, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो कुछ दिन हवेली मत आना, जो खरीदना है खरीद लो, और अगर कोई पूछे तो सारा इल्जाम जियांग यूनिंग पर डाल देना। उधर जियांग जिरुओ यह मैसेज पढ़कर पूरी तरह हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया उससे आखिर गलती क्या हुई थी। मैंने तुरंत जियांग यूनिंग को फोन मिलाया। जब उसे पूरी बात पता चली वह गुस्से से फट पड़ी। फोन उठाते ही चिल्लाई, भाई लुओ, वो मेरा लेगो सेट था, आपने उसे ऐसे ही कैसे दे दिया? मैंने फोन थोड़ा दूर कर लिया, फिर शांत स्वर में बोला, मुझे क्या पता था, वैसे भी उसने तोहफे में भेजा था, और वो अभी बच्ची है, उसे इतनी बहस क्यों कर रही हो? उधर से तुरंत जवाब आया, बच्ची? वो 17 साल की है और मैं सिर्फ 18 की, मैं भी तो बच्ची ही हुई। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा, फिर बोला, ठीक है, तुम्हारा जितना खर्च हुआ है मैं वापस कर दूंगा, लेकिन ज्यादा शॉपिंग मत करना। इतना सुनते ही फोन के दूसरी तरफ से खुशी की चीख सुनाई दी, भाई लो, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, अगली बार 2 सेट खरीदना मत भूलना। इतना कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया। फोन रखते ही वह मुस्कुराते हुए फिर ऑनलाइन गई और बिना एक पल गंवाए 90 मिलियन युआन से भी ज्यादा का ऑर्डर कर डाला। फिर खुद से बड़बड़ाई, जाओ अब जितना मन करे लेगो खरीदो। मैंने जैसे ही फोन रखा, लो युनकॉन्ग मुझे ढूंढते हुए आ गई। वह मुस्कुराकर बोली, भैया खाना तैयार है। हम दोनों साथ में डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़े। रास्ते में वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से पूछ बैठी, भैया, अभी मैंने आपको किसी बच्चे और उसके इलाज के खर्च की बात करते सुना था, सब ठीक तो है? मैं हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस एक दोस्त है जो खुद को बच्चा समझता है, उसी से मजाक कर रहा था। लुओ युनकॉन्ग ने सिर तो हिला दिया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, कैसा दोस्त है जिसके पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं? रात के खाने के दौरान दादाजी ने मेरी तरफ देखा, श्याओचेन, घर वापसी की दावत के लिए तुम्हारा क्या विचार है? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, जब आप सब ठीक समझें मैं तैयार हूं। दादाजी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अगला शनिवार कैसा रहेगा? मैं मुस्कुराया, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है, बस मैंने पहले कभी ऐसी दावत नहीं रखी, इसलिए बाकी सब आपको संभालना पड़ेगा। दादी तुरंत बोली, तो तय रहा, अगले शनिवार पुराने लुओ परिवार के घर में। उस दिन मेरा पोता सबसे शानदार दिखना चाहिए। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए सहमत हो गया। फिर दादाजी ने पूछा, क्या तुम अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाना चाहते हो? मैंने मन ही मन कुछ नाम याद किए, फिर कहा, हाँ, बस 5-6 खाली निमंत्रण पत्र दे दीजिए। दादाजी ने सिर हिलाया, कल सुबह तुम्हें मिल जाएंगे। उस रात पूरा परिवार पुराने घर में ही रुका। मैं नहाकर अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि गु शिवान का मैसेज आ गया। मेरे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। मैंने बिना देर किए उन्हें वीडियो कॉल कर दिया। कॉल तुरंत उठ गई। स्क्रीन पर गु शिवान दिखाई दी। वह अभी भी ऑफिस वाले बिजनेस सूट में थी। पीछे स्टडी रूम साफ दिखाई दे रहा था। मैं मुस्कुराया, सुंदरी, इतनी रात तक काम? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कल तुम्हारे साथ मिलने का समय निकालना था, इसलिए आज का काम खत्म कर रही हूं। मैं हंस पड़ा, तो मतलब मेरी वजह से ओवरटाइम कर रही हो? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, अगर इससे तुमसे जल्दी मिल पाऊं तो हाँ। मैंने मजाक में कहा, कल डिनर तो तय है ना? वह बोली, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊं? मैंने तुरंत मना कर दिया, जरूरत नहीं, दोपहर में मेरा थोड़ा काम है, काम खत्म होते ही मैं खुद रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगा। उन्होंने हल्का सा मुंह बना लिया, तो फिर काम खत्म होने के बाद सीधे मेरी कंपनी आ जाना। मैंने हंसते हुए कहा, देखते हैं, अगर जल्दी निपट गया तो जरूर आऊंगा। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अब सो जाओ, उम्र बढ़ रही है, ज्यादा देर तक जागोगी तो गंजी भी हो सकती हो। गु शिवान ने मुझे घूरा। मैं हंस पड़ा, शुभ रात्रि सुंदरी। इतना कहकर मैंने तुरंत कॉल काट दी। उधर गु शिवान काफी देर तक काली स्क्रीन को देखती रही, फिर खुद से बुदबुदाई, मैं सिर्फ उससे 6 साल बड़ी हूं, इतनी भी बूढ़ी नहीं हूं। और अपने बालों को छूकर बोली, और मैं बिल्कुल गंजी भी नहीं हूं। ये सोचकर उनके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। अगली दोपहर मैं अपनी कार से एक पुराने टी हाउस पहुंचा। प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी पहले से बैठा था। मुझे देखते ही वह मुस्कुराकर खड़ा हो गया। मैं उसके सामने बैठा। उसने खुद अपने हाथों से मेरे लिए चाय डाली। मैंने एक घूंट लिया। चाय का स्वाद बेहद शानदार था। मैं मुस्कुराकर बोला, बुरी नहीं है, लेकिन
उस आदमी का ध्यान चाय पर नहीं था। वह मुझे देखता हुआ बोला, अगर तुम्हारे दादाजी मुझे न बताते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम लू परिवार के बेटे हो। उसकी आवाज में भावनाएं साफ झलक रही थीं। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर उस समय आपने मुझे अनुशासन नहीं सिखाया होता तो शायद आज मैं इस मुकाम तक भी नहीं पहुंचता। मेरी बात सुनकर उस आदमी कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में गर्व भी था और अपनापन भी। मैंने बैग खोला और उसमें से 2 सुनहरे निमंत्रण पत्र निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। अगले शनिवार पुराने लुओ परिवार के घर जरूर आइए और चाहें तो अपने कुछ लोगों को भी साथ लाइए। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, लेकिन उस शख्स को मत लाना। मुझे डर है कि कहीं वह मेरी वापसी की दावत का माहौल ही खराब ना कर दे। जैसे ही मैं गू ग्रुप की बिल्डिंग में दाखिल हुआ, रिसेप्शन पर बैठी लड़की तुरंत मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। यंग मास्टर लुओ, चेयरमैन अभी मीटिंग में हैं। उन्होंने कहा है कि आप आते ही सीधे उनके ऑफिस चले जाइए। मैं थोड़ा हैरान हुआ। तुम मुझे पहचानती हो? वह उत्साह से बोली, बिल्कुल, मैं शी जिंग की बहुत बड़ी फैन हूं। जैसे ही उनका वीवो पोस्ट देखा, मैंने आपको पहचान लिया। फिर झेंपते हुए मुस्कुराई, और आप सच में बहुत हैंडसम हैं। मैं भी हंस पड़ा। धन्यवाद, आप भी बहुत प्यारी हैं। रिसेप्शनिस्ट मुझे एक प्राइवेट लिफ्ट तक छोड़ने आई। कार्ड स्वाइप करते हुए बोली, ये चेयरमैन की निजी लिफ्ट है, सीधे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाएगी। मैंने सिर हिलाया, धन्यवाद। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वह खुशी से हाथ हिलाने लगी। उधर वर्क ग्रुप में मैसेज भी भेज दिया गया, यंग मास्टर लुओ ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन लिफ्ट 60वीं मंजिल पर जाने से पहले ही 33वीं मंजिल पर रुक गई। दरवाजा खुला और सामने गुशिवान खड़ी थीं। उन्हें देखकर मैं मुस्कुरा दिया। इतना भी संयोग हो सकता है? उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे हाथ से बैग ले लिया। फिर बोली, अभी मीटिंग खत्म हुई है, वरना मैं खुद नीचे तुम्हें लेने आती। मैंने मजाक में कहा, ठीक है, इस बार मान लेता हूं। फिर शरारत से पूछा, लेकिन मुझे यूं ही कंपनी में आने देना? डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिजनेस सीक्रेट चुरा लूंगा? गुशिवान मुस्कुराई। लुओ और गु परिवार का कारोबार अलग अलग है। और वह मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं खुद दे दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने कहा, बस आधा घंटा, फिर पूरा समय तुम्हारा होगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अचानक मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने उनकी तरफ देखकर पूछा, एक बात बताओ, तुम मुझे आखिर समझती क्या हो? गुशिवान हैरान रह गई। मैंने आगे पूछा, तुम्हारी नजर में मैं लड़का हूं या लड़की, या फिर कुछ बीच का? उन्होंने हंसते हुए मेरी पेशानी पर उंगली रखी। क्या क्या सोचते रहते हो? मैंने गंभीर होकर कहा, सब कहते हैं कि तुम किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने देती, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? इस बार गुशिवान कुछ देर तक चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, सच कहूं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम अलग हो। मैं मुस्कुराया, किस बात में? ज्यादा सुंदर, ज्यादा आकर्षक, या ज्यादा पसंद? गुशिवान की उंगलियां हल्की सी कांपी, लेकिन उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। वह बस मुस्कुराकर बोली, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें कौन सा जवाब सुनना पसंद है। मैंने मुंह फुला लिया, बोरिंग, और उनका हाथ छोड़ दिया। मेरा नाराज होना देखकर गुशिवान हंस पड़ी। उन्होंने मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेरा। मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, उम्मीद है। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। सामने टेबल पर सिगरेट और लाइटर रखा था। मैंने एक सिगरेट उठाई, जलाकर होठों में दबा ली। लाइटर की आवाज सुनते ही गुशिवान ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। धुएं की हल्की परत मेरे चेहरे के चारों ओर तैर रही थी। कुछ पल तक वह बिना पलक झपकाए मुझे देखती रहीं। उनके मन में अचानक एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उन्हें लगा मानो मैं किसी भी पल धुएं की तरह उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाऊंगा। वह धीरे धीरे चलकर मेरे पास आ बैठी। फिर पूछा, सिगरेट पीना कब सीखा? मैंने धुएं का एक लंबा कश लिया और मुस्कुराकर कहा, जब तुमने पहली बार सिगरेट पी थी। क्या उससे पहले किसी ने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी? मेरी बात सुनकर गुशिवान बेबस होकर हंस पड़ी। उन्हें खुद भी हैरानी हो रही थी। पिछले 2 दिनों में उन्होंने जितना हंसा था उतना शायद पूरे पिछले साल में भी नहीं हंसी थी। गुशिवान चुपचाप मुझे देखती रहीं। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर असली श्याओचेन कौन है? परिवार के सामने शांत रहने वाला, दुश्मनों के सामने बेरहम, या मेरे सामने शरारती बन जाने वाला? और उससे भी बड़ा सवाल, इन सालों में इस लड़के ने आखिर कितना कुछ अकेले सहा होगा?